मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। इंग्लिश जो थे उन्होंने अपनाई पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की ताकि एक दुश्मनी जो है वो क्रिएट की जा सके हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। एनमिटी मतलब दुश्मनी। जो लीडरशिप थी आगा खान की, उसमें जो मुस्लिम डेलीगेशन था वो मिला वाइसरॉय मिंटो से। मॉर्ले जो है वो इंडियन वजीर थे उस टाइम पे 1909 में। इसीलिए जो रिफॉर्म्स थे, चेंजेस थे, इनको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। गांधी जी जो है इंडिया, उनका आना हुआ 1915 में। गांधी जी इंडिया लौट कर आए 1915 में, जब उन्होंने सक्सेसफुल तौर पे लड़ाई लड़ी रेसिज्म के खिलाफ साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह के थ्रू। उनके जो पॉलिटिकल मेंटर यानी जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और स्पिरिचुअल मेंटर थे श्रीमद राजचंद्र, जिनसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी जी ने पूरा ट्रैवल किया पूरी इंडिया में, ऑब्जर्व किया कि कैसी ज़िंदगी है इंडियंस की। फिर उन्होंने माना कि जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, ये मेन है रूट सारी जो भी पॉवर्टी है इंडिया के अंदर उसका। और उन्होंने प्लान्स बनाए कि वो जो है अब ब्रिटिश रूल को इंडिया से खत्म कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं रोलेट एक्ट 1919 का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया रोलेट एक्ट, जब उसमें चेयरमैनशिप थी रोलेट की, इसलिए वो बना रोलेट एक्ट, जो कि मिनिस्टर ऑफ लॉ थे 1919 में। इस एक्ट को बनाया गया था इस पर्पज से कि रिवॉल्यूशनरीज को दबाया जा सके और साथ ही साथ जो नेशनलिस्ट हैं उनको भी। ये एक्ट जो है ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि इंडिविजुअल के फ्रीडम को, या जो फ्रीडम है बोलने का आज़ादी जो है, उसको पूरी तरह से सप्रेस करना। इस एक्ट के अनुसार कोई भी शंकित पर्सन, उसको जेल में डाला जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, बिना कोई भी उसके खिलाफ ट्रायल चलाए हुए, केस चलाए हुए। गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट इसलिए कहा, और मोतीलाल नेहरू ने माना कि ये एक तरीका है जिससे आप जो आर्ग्यूमेंट है, अपील है, या जो एडवोकेसी है, इसको हमसे छीन रहे हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी इस एक्ट के अंतर्गत, और वो कोई भी तरीके का ऑपोजिशन जो था उसको दबा सकते थे। तो लीडर्स और लोग जो हैं उन्होंने बहुत भारी संख्या में अपना विरोध जताया। मीटिंग्स, रैलीज, शोज, हड़तालें, ये सब इनके खिलाफ ऑर्गेनाइज होने लग गई। गांधी जी को अरेस्ट किया गया दिल्ली के अंदर। अब जब डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जो है वो अरेस्ट हुए पंजाब में, तो जो एक आक्रोश था वो और ज़्यादा भड़क गया। गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह से कोशिश कर ली कि वो जितना भी ऑपोजिशन है उसको दबा दे। अब देखते हैं जलियांवाला बाग मसैक्रे, जो कि 13 मार्च 1919 को हुआ था। जब पॉपुलर लीडर्स जैसे डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू ये अरेस्ट हो गए अमृतसर पंजाब में, तो एक पब्लिक गैदरिंग ऑर्गेनाइज करी गई जलियांवाला बाग में अमृतसर के अंदर उस दिन, जिस दिन बैसाखी थी, ताकि जो भी अरेस्ट हुए इनका विरोध किया जा सके। जनरल ओडोनिल डायर ये जो है अपनी पूरी ट्रूप यानी सेना को लेकर पहुंच गए, और बिना किसी वार्निंग के इन्होंने खुले तौर पे गोली चलाना शुरू कर दिया। जो निहत्थे और इनोसेंट लोग थे, और इन सब पे गोली चलाई गई मशीन गन के थ्रू। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी चारों साइड में बाग के। मिडिल में जो है एक ऐसा कुआं था जिसका इस्तेमाल नहीं होता था, और जो बाहर जाने का रास्ता था वो बहुत पतला था। तो कितने सारे लोगों की जो है इसमें जाने चली गई उस फायरिंग में। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 इंजर्ड हुए, जबकि कमेटी जो अपॉइंट करी गई थी कांग्रेस के द्वारा, उनके अनुसार 1000 लोग जो हैं वो मारे गए थे फायरिंग में। हंटर कमीशन जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा था इस केस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे, उसने जो है जनरल डायर को बचाने की कोशिश करी। जो कमीशन था उन्होंने डायर को माफ़ कर दिया, ये कहते हुए कि ये एक इनोसेंट मिस्टेक थी जो अनजाने में हो गई। दूसरी तरफ जब डायर वापस लौट के इंग्लैंड गए तो उनको एक तलवार से उनका स्वागत किया गया, ऑनर किया गया, और 2000 पाउंड्स दिए गए। इंडियंस जो है इससे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए। इस इनह्यूमन एक्ट के, मतलब अमानवीय जो इन्होंने एक काम किया था, उससे जो गांधी जी की फेथ थी ब्रिटिशर्स के प्रति, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। ये इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे नेशन को एक करने में। ये जो ट्रेजेडी हुई, ये जो है फिर आगे एक तरह से ग्राउंड बना, जो आगे चल के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होने वाला था, उसका एक तरह से बेस था, आधार बना। खिलाफत मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान टर्की ने जो है वो जर्मन साइड को ज्वाइन कर लिया। तो जब इंग्लैंड जीत गई
तो जो एक करार हुआ उनके बीच में, उसमें बहुत सारे सख्त फर्म यानी रिजिड और बिल्कुल ही अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस थे जो साइड हार गई थी उसके लिए। जो सुल्तान थे टर्की के, उस टाइम पे वो खलीफा थे, हेड थे मुस्लिम्स के। जो मूवमेंट इंडिया में था वो अपोज था करने का था कि जो स्ट्रिक्ट टर्म्स हैं टर्की के ऊपर लगाए गए, या सुल्तान जो है उसको क्या कहते हैं, उनका जो विरोध हो रहा था कि उनके ऊपर इतने स्ट्रिक्ट टर्म्स लगा दिए गए हैं। इंडिया के अंदर ये मूवमेंट कहलाया खिलाफत मूवमेंट। अली ब्रदर्स जो थे, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, ये चीफ लीडर्स थे इन मूवमेंट के। गांधी जी ने रिक्वेस्ट करी कांग्रेस को कि सपोर्ट करें इस मूवमेंट को, हिंदी मुस्लिम यूनिटी को एक माइंड में रखते हुए। मूवमेंट बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया जब कांग्रेस का उसको सपोर्ट मिल गया। अब है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये शुरू हुआ 1920 से 22 के दौरान। नागपुर कॉन्फ्रेंस जो है उसने अप्रूवल दे दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का दिसंबर 1920 को। अब कांग्रेस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रखी इंडिपेंडेंस की इंडिया के लिए, बजाय सेल्फ गवर्नमेंट के, स्वशासन अंडर ब्रिटिश एम्पायर के रूल की। कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट क्या था? ये जो अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, पहलू देखें मूवमेंट का, वो ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है उसको मजबूती देनी थी और ज़्यादा जोर दिया जा रहा था इस्तेमाल करने पर स्वदेशी आर्टिकल्स को। जो घर में चरखा होता है उसको दोबारा से यूज़ किया जाए हर घर के अंदर। 1 करोड़ रुपए जो है उनका चंदा इकट्ठा किया जाए तिलक स्वराज फंड के लिए। अबॉलिशन अनटचेबिलिटी का, नेशनल एजुकेशन और प्रोहिबिशन, ये सब जो है जोर ज़्यादा दिए जा रहे थे इन चीज़ों पे। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था कि नेगेटिव एस्पेक्ट में था कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको छोड़ देना, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस को बॉयकॉट करना, लेजिस्लेचर को गवर्नमेंट कोर्ट से रिजाइन कर देना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से फॉरेन क्लोथ्स को या और आर्टिकल्स को बॉयकॉट करना, गवर्नमेंट फंक्शंस बॉयकॉट करना, टाइटल्स बॉयकॉट करना, ये सब हैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट। प्रोग्राम्स क्या क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के? शुरुआत में मूवमेंट के महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने अपने टाइटल सरेंडर कर दिए, केसर-ए-हिंद और नाइटहुड ऑनर का। बाकी और लीडर्स जो नेशन के थे उन्होंने भी अपने टाइटल्स और पोजीशंस जो हैं वो दे दिए। स्टूडेंट्स ने इंग्लिश स्कूल छोड़ दिए और कॉलेजेस छोड़ दिए। कई जगहों पे जो फॉरेन क्लोथ्स हैं उनको आग लगा दी गई। जब ड्यूक ऑफ कैनेट इंडिया आए तो उनका बॉयकॉट किया गया। ये आए थे 1921 नवंबर में। जो एक सेरेमनी होती है ऑनर करने की प्रिंस ऑफ वेल्स को, वो बॉयकॉट करी गई। कुछ इस तरीके की घटनाएं जो थी उन्होंने एक बहुत ज़्यादा जो राष्ट्रीय तौर पे एक्साइटमेंट लेवल होता है वो बढ़ा दिया था। दूसरी तरफ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो है उनका रचना हो रही थी, जैसे काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ, ये सब जो है नए नेशनल स्कूल सेटअप हो रहे थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा हो रहा था स्वदेशी गुड्स का, इम्पोर्ट जो क्लॉथ का था, फुटवेयर, लग्जरी आइटम्स जो इंग्लैंड से आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए। अब रिएक्शन से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। एक तरह से उसमें भी जो है ना बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया। गवर्नमेंट जो है शॉक थी, इस तरह का एक बहुत इकोनॉमिक लॉस हो रहा था इंग्लैंड को, उससे जो है गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सख्ते में थी। 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए कलेक्ट किए गए तिलक फंड में। कई ऑकेजन पे हिंदू मुस्लिम जो है वो साथ में जैसे उभर कर आए। मोपला रिवोल्ट जो मालाबार रिवोल्ट था हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम पीजेंट्स के बीच में, उस पर भी कहीं ना कहीं आलोचना की ज़रूरत है और उसको भी दबा दिया गया ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। जो गवर्नमेंट थी उसने अपनाई पॉलिसी सप्रेशन की। अनकंट्रोल लाठीचार्ज हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, सब लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, अमानवीय तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, ये सब काम करने शुरू कर दिए। वजह क्या थी? एक नाकामयाब कोशिश करी जा रही थी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है उसको किसी तरह से तोड़ दिया जाए। फिर चौरी चौरा इंसिडेंट और विड्रॉल मूवमेंट का। लोगों ने जो है चौरी चौरा विलेज जो गोरखपुर में, उसमें एक रैली निकाली उत्तर प्रदेश के अंदर 5 फरवरी 1922 को। जो पुलिस थी उसने खुले तौर पे लोगों पे गोली चला दी, पर जब उनकी बुलेट्स खत्म हो गई तो लोगों ने जो है पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिस वाले मर गए। अब इस हॉरिबल न्यूज़ को सुनकर गांधी जी ने कहा कि मैंने एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा गलत काम किया है कि मैंने जो टूर था सत्याग्रह का वो उन लोगों के हाथ में दे दिया जिनको यही नहीं पता कि वैल्यू क्या है नॉन वायलेंस की, और उन्होंने फौरन जो है मूवमेंट खत्म कर दिया। अब है इम्पोर्टेंस नॉन कोऑपरेशन की और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मूवमेंट जो है वो हासिल नहीं कर पाया जो उसका एक डिज़ायर्ड एम थी।
पर उसके नेगेटिव और कंस्ट्रक्टिव पहलू जो थे, उन्होंने लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए एक जागरूकता जगा दी थी। जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर था गवर्नमेंट के खिलाफ, वो क्रिएट हो गया था। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी अपोजिशन की अन्याय के खिलाफ। पॉलिटिकल तौर पे जागरूकता थी सारे क्लासेस में इंडिया के अंदर। जो फेथ थी आज़ादी की, वो अब स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। जो डर था लाठी का, पनिशमेंट का, इम्प्रिजनमेंट का, वो सब खत्म हो चुका था। यूथ और वुमेन दोनों आगे आए ताकि अपने नेशन को सेवा कर सके, और कांग्रेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बन गई लोगों की। स्कूल्स जो है वो नेशनल एजुकेशन दे रहे थे, उनकी शुरुआत हो गई थी। हिंदी जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी बजाय इंग्लिश की। मूवमेंट जो है वो अभी तक सीमित था सिटीज़ के अंदर, टाउन्स के अंदर, या जो बुद्धिजीवी थे वहाँ तक। अब वो लोगों तक फैल रहा था और गाँवों तक भी। फिर आता है नेक्स्ट स्वराज पार्टी, जो एक राष्ट्रीय तौर पे जागरूकता है उसको रिटेन करने के लिए लोगों के बीच में चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी बनाई, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो खत्म हो गया या वापस ले लिया गया। इनका पर्पस था कि एंटर करना है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उनकी जो अन्यायपूर्वक या अनजस्ट फीलिंग पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उनका विरोध करना है। जो लीडर्स थे स्वराज पार्टी के, उन्होंने जो है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जो है उनको अपनाया गांधी जी की, जैसे कि एबॉलिशन अनटचेबिलिटी का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिवाइवल स्पिनिंग व्हील का, लिकर प्रोहिबिशन, इन सबको उसने अपनाया। स्वराज पार्टी ने जो है इलेक्शन लड़े लेजिस्लेचर के, जो कि हुए नवंबर 1923 में, और जो कैंडिडेट्स स्वराज पार्टी के वो इलेक्ट हुए सेंट्रल लेजिस्लेचर में, साथ ही साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, और उनको क्लियर मेजॉरिटी मिली। इन्होंने को मेजॉरिटी बंगाल में नहीं मिली, पर वहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पर उभरी। मोतीलाल नेहरू जो है वो इलेक्ट किए गए सेंट्रल लेजिस्लेचर में पार्टी लीडर के तौर पे, और चित्तरंजन दास जो हैं वो इलेक्ट हुए बंगाल प्रोविंस में। स्वराज पार्टी जो है वो डिसअप्रूव कर रही थी गवर्नमेंट बजट्स को और प्रपोजल्स को, और एक तरह से कहीं ना कहीं जो उनकी अनफेयर पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, उनसे भी वो जो है नाराज थी। उसने जो है मजबूर किया गवर्नमेंट को कि आप जो है लोगों की प्रॉब्लम्स को समझिए। जो वर्किंग थी स्वराज पार्टी की अकेली, उसके ही कारण गवर्नमेंट को जो है अपॉइंट करना पड़ा साइमन कमीशन 2 साल पहले। अब स्वराज पार्टी जो है वो फंक्शन कर रही थी एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, और इस्टेब्लिश कर रही थी हाई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को। उसने दिखा दिया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इंडियंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे और डेमोक्रेटिक तौर पे रूल कर सकते हैं। एजुकेटेड क्लास जो इंडिया की है वो अट्रैक्ट थी स्वराज पार्टी की तरफ। नेशनल अवेयरनेस जो है वो दोबारा से उभर के आई लोगों में। अब पार्टी जो है वो क्रूशियल रोल प्ले कर रही थी, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी कि जो भी अचीवमेंट है इंडिपेंडेंस के, जो कि बहुत ही करीब हैं, उनको लाने में। सारा ये सब बताता है कि इम्पोर्टेंस क्या थी पार्टी। अब जब डेथ हुई चित्तरंजन दास की जून 1925 में, तो जो स्वराज पार्टी थी वो कमज़ोर पड़ गई। कुछ मेंबर्स जो है वो सपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट को, और कुछ ने जो है नई पार्टी बना ली और उसका नाम ले दिया नेशनल पार्टी। इस तरीके से जो प्रेस्टीज है स्वराज पार्टी की वो कम हो गई। 1926 में जो इलेक्शन थे उसमें सारे मेंबर्स जो हैं वो बुरी तरह हार गए, सिवाय मद्रास प्रोविंस की। बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे पार्टी को पूरे मजबूत तरीके से।